हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 1 सितंबर 2021 के डेली पीआईबी एनालिसिस के साथ। पहला आर्टिकल है अटल पेंशन योजना 3.30 करोड़ इनरोलमेंट हो गए हैं 2021-22 यानी फिनेंशियल ईयर 22 के फर्स्ट 5 मंथ में 28 लाख सब्सक्राइबर्स ने एनरोल किया। अपने आप में हाईएस्ट डाटा है अगर पिछले साल के कंपैरिजन में देखा जाए तो। ये देख लीजिए, अटल पेंशन योजना जो कि PFRDA द्वारा प्रशासित है। इसमें बताया है कि फिनेंशियल ईयर 2021-22 के फर्स्ट 5 मंथ में 28 लाख रजिस्ट्रेशन हुए हैं। इन 28 लाख रजिस्ट्रेशन के बाद 25 अगस्त 2021 तक अटल पेंशन योजना में 3.3 करोड़ इनरोलमेंट हो चुके हैं। ये देख लीजिए, 25 अगस्त 2021 तक अटल पेंशन योजना में जो 3.3 करोड़ सब्सक्राइबर हुए हैं उसमें से 78% सब्सक्राइबर ऐसे हैं जिन्होंने 1000 रुपये मंथली पेंशन को सिलेक्ट किया है, और वहीं 14% सब्सक्राइबर ऐसे हैं जिन्होंने 5000 रुपये मंथली पेंशन को सिलेक्ट किया है। इन 3.3 करोड़ सब्सक्राइबर में से 44% फीमेल हैं। साथ ही साथ 44% सब्सक्राइबर्स की एज 18 से 25 ईयर की है, यानी टाइम पे उन्होंने पेंशन को अडॉप्ट कर लिया। अटल पेंशन योजना 2021-22 के दौरान अभी तक जो एनरोलमेंट हुआ है हाईएस्ट हुआ है। इससे पहले इतना एनरोलमेंट नहीं हुआ है। हमारे अटल पेंशन योजना इंपॉर्टेंट है, 2015 में लॉन्च की थी 9 मई 2015 को। ये क्या करें, यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, यानी पूरे देश में देखिए सीनियर सिटीजन्स को पेंशन प्रोवाइड करने का मेन मकसद है इसको, खास करके वो लोग जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से बिलोंग करते हैं। तो इससे सोशल सिक्योरिटी मिलेगी उनकी जब कैपेसिटी नहीं रह जाएगी काम करने के बाद, यानी 65 ईयर्स के बाद। इस स्कीम के तहत आपको याद रखना है, मिनिमम गारंटीड पेंशन 1000 रुपीज हो सकती है, मैक्सिमम 5000 रुपीज हो सकती है। 60 वर्ष के बाद आपको ये पेंशन मिलेगी। सेम पेंशन जितनी आपको मिलती है उतनी ही आपकी पति या पत्नी को मिलेगी। ठीक है, आपकी डेथ के बाद अगर दोनों लोग मर जाते हैं, दोनों लोगों की मृत्यु हो जाती है, तो 60 साल बाद जो आपका नॉमिनी होगा उसको सारा फंड रिटर्न कर दिया जाएगा अटल पेंशन योजना के तहत। अभी तक अटल पेंशन योजना में 266 अटल पेंशन योजना सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो कि बैंक या फिर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के माध्यम से अटल पेंशन योजना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसके अलावा नेशनल पेंशन सिस्टम जो है प्राइवेट कर्मचारी यानी ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए आप मान लीजिए नेशनल पेंशन सिस्टम 2004 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था। कुछ समय पहले ही नेशनल पेंशन सिस्टम में एग्जिट एज को बढ़ाकर 70 ईयर्स कर दिया गया है। अब ये 18 टू 70 ईयर्स हो गई नेशनल पेंशन स्कीम में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं। ये रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट दोनों के लिए है एनपीएस। अटल पेंशन योजना अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए है, याद रखना है। और नेशनल पेंशन सिस्टम योजना ये सभी के लिए है, चाहे वो अनऑर्गेनाइज हो या फिर ऑर्गेनाइज हो, आप दे पाए बस पैसा। लेकिन अनऑर्गेनाइज के लिए नहीं होगी क्योंकि आपको सैलरी स्लिप में दिखाना पड़ता है। अनऑर्गेनाइज के लिए अटल पेंशन योजना ही होगी। एनपीएस मोस्टली जो है ऑर्गेनाइज के लिए होगी। नेक्स्ट आर्टिकल है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग ने डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ क्या किया है, MOU साइन किया है। MOU कहता है कि ए हेल्प, ये एक इनिशिएटिव है ए हेल्प में जो SHG मेंबर्स हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के मेंबर्स हैं, उनको लाइव स्टॉक रिसोर्स पर्सन और प्राइमरी सर्विस प्रोवाइडर्स के तौर पर यूज किया जाएगा। उसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, इसके अलावा नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ये इंक्रीज करेंगे कि डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग की स्कीम्स और उनकी सस्टेनेबिलिटी इन्हांस की जा सके। आज़ादी का 75वीं सालगिरह मनाई जा रही, इस दौरान डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इन्होंने आपस में MOU साइन किया है। देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग की बात करें तो कई सारे इनिशिएटिव के तहत, चाहे वो नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम हो, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड हो, डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड हो, इन सब के माध्यम से वो इस सेक्टर को यानी एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर को बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। कुछ समय पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पेशल लाइव स्टॉक सेक्टर पैकेज भी अनाउंस किया। कितने का, 9800 करोड़ के आसपास है मेरे ख्याल से। वो अगले 5 वर्ष के लिए है, 2021-22 से 25-26 तक के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है कि इतना देख के हम काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर में। इसी वीडियो में मतलब कि PIB सीरीज में कई बार ये स्पेशल लाइव स्टॉक सेक्टर पैकेज मैंने पढ़ाया है, वो देख लीजिएगा। ये डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग का जो MOU साइन हुआ है किसके साथ, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ। इसका कहना है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के मेंबर हैं वो लाइव स्टॉक रिसोर्स पर्सन, साथ ही साथ प्राइमरी सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर कार्य करेंगे एक नए मॉडल के तहत जिसका नाम है ए हेल्प, एक्रीडिटेटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइव स्टॉक प्रोडक्शन। तो ये एक नया मॉडल है जिसके तहत जो आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के पर्सन हैं वो लाइव स्टॉक रिसोर्स पर्सन, इसके अलावा प्राइमरी सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर कार्य करेंगे। ए हेल्प का फुल फॉर्म याद रखिएगा।
दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो एस्टेब्लिश किए जा रहे हैं रूरल एरियाज में लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन 2011 में जो है लॉन्च किया था, आपको पता ही है, कई जगह पे पढ़ चुके हैं। इस मिशन में अभी तक 40,000 पशु सखीस को जो है इनरोल किया जा चुका है या फिर शामिल है इस मिशन के तहत। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 2019 में मथुरा में नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च किया गया। नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम जो कि फुट एंड माउथ डिजीज के साथ साथ ब्रुसेलोसिस को टैकल करने के लिए लॉन्च किया था। इसके 2 एम है नेशनल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के। 2 एम नहीं, जो एम है वो देख लीजिए, 2 एम तो नहीं। पहली बात तो 2 डिजीज के लिए, फुट एंड माउथ डिजीज FMD एंड ब्रुसेलोसिस के लिए 600 मिलियन कैटल यानी कि 60 करोड़ कैटल्स को वैक्सीनेट करना है। उसके अलावा 36 मिलियन फीमेल बोवाइन कैटल्स को एनुअली वैक्सीनेट करना है ताकि ब्रुसेलोसिस डिजीज से लड़ा जा सके। और टारगेट क्या है, लाइव स्टॉक डिजीज जो हैं उनको 2025 तक कंट्रोल करना है, FMD और ब्रुसेलोसिस की बात है, और इरेडिकेट करना है 2030 तक। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट डाटा हमारे लिए बचता है फुट एंड माउथ डिजीज FMD किससे होता है, वायरल डिजीज है यानी वायरस जनित रोग है। FMD जो वायरस है वो रिस्क 4 कैटेगरी से आता है। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ की बात करें तो वायरस जनित रोग है FMD। ब्रुसेलोसिस की बात करें तो बैक्टीरिया जनित रोग है। अगर बी से ब्रुसेलोसिस होता है, बी से बैक्टीरिया होता है, इतना अगर याद रखेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। ये देख लीजिए, फिजिकल कॉन्टेक्ट में आएंगे तब आपका FMD होगा। क्या, इन्फेक्टेड एनिमल के फिजिकल कॉन्टेक्ट में आएंगे तभी आपका FMD फुट एंड माउथ डिजीज होगा। जबकि जो ब्रुसेलोसिस है वो कई सारे कारणों से हो सकता है, आप यहाँ पढ़ लीजिए। ब्रुसेलोसिस जो है एनिमल से पर्सन में हो जाता है, जूनोटिक डिजीज भी है। ये सब आपको थोड़ा सा माइंड में होना चाहिए, बाकी कुछ खास हटने की जरूरत नहीं है। नई एजुकेशन पॉलिसी की बात की जाए, एजुकेशन मिनिस्टर कौन है इस समय, धर्मेंद्र प्रधान। पहले कौन से थे, रमेश पोखरियाल निशंक। धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 वो इंडिया को ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बना देगा। NCERT का 61st फाउंडेशन डे मनाया गया, याद रखिएगा 1 सितंबर को। उसी दौरान इन्होंने कहा गया, देखिए NCERT का नेशनल फाउंडेशन डे मनाया गया, कौन सा, 61वां। वो आप करंट अफेयर्स की सीरीज में भी देख लीजिएगा, हालांकि हो नहीं पाया उसमें कवर NCERT का, लेकिन जब भी NCERT का 61वां स्थापना दिवस है ये जरूर याद रखिएगा। NCERT के विषय में तो कई बार पढ़ा चुके हैं, तो आप वहां से आपको मिल जाएगा कि उसके चेयरपर्सन कौन है, स्थापना कब हुई थी, वो सब कुछ पता है। 61st फाउंडेशन डे था NCERT का। उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू संबोधित किया किसने, यूनियन एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर, यानी 2 मिनिस्ट्रीज का चार्ज है, श्री धर्मेंद्र प्रधान के पास। NCERT कई सारे माइलस्टोन अपनी जर्नी में अचीव कर चुका है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCERT ने लॉन्च किया है स्कूल एजुकेशन में ताकि लर्निंग को और बेहतर बनाया जा सके। ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क खास करके पेंडेमिक के दौरान लॉन्च किया गया। देखिए, अब लर्निंग आउटकम्स को भी शामिल कर लिया गया है ये NCERT के करिकुलम में। NCERT ने कुछ समय पहले ही एक पब्लिकेशन पब्लिश किया है, डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी। ये जो डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी पब्लिकेशन है NCERT का 3 लैंग्वेज में है, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, 3 लैंग्वेज में है। इसमें क्या, सोशियोलॉजी टर्म को एक्सप्लेन किया गया है। सोशियोलॉजी अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, आप समझते ही हैं, ग्रेजुएशन के दौरान फाइनल ईयर में फिर MA होता है सोशियोलॉजी से। तो सोशियोलॉजी टर्म को थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश की गई है, और सोशियोलॉजी किसी भी समाज को बेहतर बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है। कैबिनेट द्वारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को अप्रूवल दे दिया गया था। इसमें जो कई सारे चेंजेस किए गए इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में, चाहे स्कूल लेवल हो या कॉलेज लेवल हो। इससे पहले 2 एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1968 में, 1986 में। 68 को इधर उधर करना बस याद रखिएगा। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें कहा गया कि प्री स्कूल से लेकर सेकेंडरी लेवल तक जो इनरोलमेंट रेशियो है उसको 100% करना है। कब तक, 2030 तक, याद रखिएगा। पुराना वाला 10+2 सिस्टम क्या हो गया, 5+3+3+4 ये हो गया। एज 3 से 8, 8 से 11, 11 से 14, 14 से 18, यानी ग्रेजुएशन आपको 4 साल करना पड़ेगा। ये देख लीजिए, इसमें क्या हुआ, पहले जो 3 से 6 वर्ष के बच्चे स्कूल करिकुलम से छूटे हुए थे उनको भी शामिल कर लिया गया। इसके अलावा 12 वर्ष की स्कूलिंग और 3 वर्ष का आंगनवाड़ी या फिर प्री स्कूलिंग शामिल है नई एजुकेशन पॉलिसी में। 2030 तक मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन टीचिंग के लिए होगी 4 वर्ष की, यानी अगर उससे कम की है तो आप जो है बीएड में इनरोलमेंट नहीं ले सकते, मतलब बीएड नहीं होगा आपका। इनरोलमेंट रेशियो इंटर तक के लिए 100% अचीव करना है 2030 तक।
वहीं अगर हायर एजुकेशन की बात की जाए 2035 तक 50% अचीव करना है। 3.5 करोड़ सीटें जो है ऐड की जाएंगी हायर एजुकेशन में, तो ये जरूर याद रखिएगा। अब एजुकेशन से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, देखिए डीपीएसपी हमारा आता है पार्ट 4 में। इसमें आर्टिकल 45, आर्टिकल 39, ये 2 आर्टिकल कहते हैं कि स्टेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एजुकेशन को एक्सेसिबल और इक्विटेबल बनाए। ये 45, 39 आर्टिकल जो डीपीएसपी का है ये पहले से थे। फिर एजुकेशन पर सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई अथॉरिटी नहीं थी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, 42nd अमेंडमेंट लिया है, 42वां संविधान संशोधन, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया। कौन सा आर्टिकल को, सॉरी कौन सा संशोधन को, 42nd संशोधन को जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया। 1976 में आया इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम में। इसमें क्या हुआ, जो एजुकेशन था, एजुकेशन उसको स्टेट लिस्ट से ट्रांसफर करके कॉन्करेंट लिस्ट में दे दिया। आपको पता ही है 7वीं जो अनुसूची है संविधान की, उसमें 3 लिस्ट हैं, स्टेट, सेंट्रल एंड कॉन्करेंट। वही कॉन्करेंट लिस्ट है जिसमें एजुकेशन चला गया। फिर 2002 में क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 86, 86वां संविधान संशोधन हुआ। इसने एजुकेशन को एक राइट बना दिया, मौलिक अधिकार, कि लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये आर्टिकल 21A के तहत हुआ, याद रखिएगा। फिर इसके बाद भी एजुकेशन जो है नहीं मिल पा रही थी, तो 6 to 14 ईयर्स यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को एजुकेशन देने के लिए, प्राइमरी एजुकेशन देने के लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट आया 2009 में। तो ये एजुकेशन रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल प्रोविजन है, ये आप सारे याद रखिएगा। फिर जो 1986 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी, ये जितने भी आपके मिड डे मील, सर्व शिक्षा अभियान, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, ये सब कुछ हैं, ये 1986 की एजुकेशन पॉलिसी का ही पार्ट है। नेक्स्ट आर्टिकल है एनएमसीजी, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। उन्होंने साई एआरडी के साथ एक एमओयू साइन किया है। पर्पस क्या है, इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन मैनेजमेंट में कैपेसिटी बिल्डिंग का साथ में मिलकर काम करेंगे। फोकस होगा रिवरिन इकोसिस्टम में जियो स्पेटियल टेक्नोलॉजी का यूज किया सके। देखते हैं नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, जो कि नेशनल गंगा काउंसिल की क्या है, इंप्लीमेंटिंग विंग है। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा साई एआरडी के साथ एमओयू साइन किया है, साउथ एशियन इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। पर्पस क्या है इस एमओयू का, तो साई एआरडी एनएमसीजी इन्होंने एमओयू जो साइन किया उसका पर्पस है इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन मैनेजमेंट के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग पर ध्यान देना, साथ ही साथ रिवरिन इकोसिस्टम में जियो स्पेटियल टेक्नोलॉजी का कैसे यूज किया जाए इसमें सहयोग करेंगे। जो एमओयू है इसमें साई एआरडी और क्या काम करेगी, देखिए एनएमसीजी के ईस्टर्न रीजन में जो कैपेसिटी बिल्डिंग सेंटर है वहां पर क्या करेगी, ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगी, ये सब कुछ करेगी। इसमें जो कोलैबोरेशन हुआ है देख लीजिए, डाइवर्स थीमेटिक एरियाज पर प्लानिंग की जाएगी, स्टडीज की जाएगी और बाद में रिवर बेसिन मैनेजमेंट की फील्ड में उनका यूज किया जाएगा। वाटर वेस्ट वाटर मैनेजमेंट दोनों पर ध्यान दिया जाएगा। और याद रखिएगा एनएमसीजी यही नमामि गंगे प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर रहा है, इसी ने साई एआरडी के साथ पार्टनरशिप की है। बाकी ये मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, एक डेडिकेटेड जीआईएस एप्लीकेशन रिवर रिसर्च के लिए डेवलप किया जाएगा साथ में मिलकर, और एक ऑनलाइन न्यूज पोर्टल भी होगा। नमामि गंगे प्रोग्राम 50 बार पढ़ चुके हैं, जून 2014 में लॉन्च किया गया था, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लॉन्च किया था। 2 ऑब्जेक्टिव हैं, पहली बात तो इफेक्टिव अबेटमेंट ऑफ पॉल्यूशन और उसके अलावा रिजुविनेशन ऑफ नेशनल रिवर गंगा जो कि 2008 में डिक्लेयर हुई थी। तो अबेटमेंट ऑफ पॉल्यूशन एंड कंजर्वेशन, फिर रिजुविनेशन ऑफ नेशनल गंगा रिवर। ये जो नमामि गंगे प्रोग्राम है इसको ऑपरेट किया है डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा। 20,000 करोड़ रुपए दिए गए थे, 288 प्रोजेक्ट शामिल किए थे। इसमें कई सारे पिलर्स हैं जैसे सीवरेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस मॉनिटरिंग, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, रिवर सरफेस क्लीनिंग, बायोडाइवर्सिटी एंड ऑफरेस्टेशन, पब्लिक अवेयरनेस। ये सारे पिलर्स याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ऑप्शन देते हैं फिर पूछ लेते हैं इनमें कौन सा पिलर इसमें शामिल नहीं है, तो शायद आप ना लगा पाए। अगला आर्टिकल है चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को 5 स्टार ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट मिला है फसाई के द्वारा। 5 स्टार ईट राइट सर्टिफिकेशन फसाई देता है। कुछ समय पहले CSMT छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस को भी दिया था, अब चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को दे दिया है। इंपॉर्टेंट ये नहीं कौन से रेलवे स्टेशन को दिया है, इंपॉर्टेंट ये है कि 5 स्टार ईट राइट सर्टिफिकेशन पर्पस क्या है। पर्पस है हाई क्वालिटी न्यूट्रिशियस फूड जो है पैसेंजर्स को दिया जाता है चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर, हाइजीन मेंटेन किया जाता है, स्टैंडर्ड फूड स्टोरेज है, इसलिए इसको ईट राइट सर्टिफिकेशन मिला है 5 स्टार। ईट राइट सर्टिफिकेशन ऐसे नहीं मिल जाता, ऐसे कि फसाई खुद गया और सर्वे किया, नहीं, थर्ड पार्टी सर्वे होता है, ठीक है, थर्ड पार्टी सर्वे होता है स्टेशन का। उसके बाद क्या होता है 1 से 5 तक की रेटिंग दी जाती है। तो फसाई क्या करता है, थर्ड पार्टी ऑडिट करवाता है किसी एजेंसी द्वारा, तो चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन करवाएगा और 5 स्टार रेटिंग दी गई है।
5 स्टार रेटिंग ये बताती है कि पैसेंजर को खाना दिया जा रहा है उसमें सेफ और हाइजीन फूड शामिल है। ईट राइट मूवमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था हेल्दी और सस्टेनेबल फूड्स को प्रमोट करने के लिए ऑल ओवर इंडिया में। बाकी ईट राइट मूवमेंट के साथ पोषण अभियान, एनीमिया मुक्त भारत, आयुष्मान भारत योजना सब कुछ जो चल रहा है। फसाई ने क्या कहा है कि सॉल्ट, शुगर और ऑयल कंजप्शन को अगले 3 वर्षों में 30% तक कम करना है। तो इसके लिए फसाई ने कई सारे इनिशिएटिव लिए हैं। उसमें से जो ये सॉल्ट, शुगर और ऑयल कंजप्शन है जिसको 30% कम करना है 3 वर्षों में, ये 3 मेजर प्लेयर पर आधारित होगा। ईट सेफ, ईट हेल्दी, ईट सस्टेनेबली, और इसके लिए प्रोग्राम रन किए जाएंगे। रूको प्रोग्राम लॉन्च किया है रीपर्पस्ड यूज्ड कुकिंग ऑयल। इसमें क्या है, जो टोटल पोलर कंपाउंड है, टोटल पोलर कंपाउंड, इसको 25% तक परमिशन है कि भाई अगर ये 25% तक कुकिंग ऑयल में है तो आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ लोग उससे ऊपर यूज़ करते हैं, लेकिन आरबीआई बोल रहा हूँ मैं, फसाई ने क्या किया, 25% कुकिंग ऑयल में टीपीसी की वैल्यू को अलाउ किया है। इससे ऊपर होनी चाहिए, होगा तो दिक्कत करेगा। तो इसका रीपर्पस्ड मतलब रूको प्रोग्राम जो फसाई का है, इससे क्या होता है, जब ये 25% से ऊपर टीपीसी चला जाता है तो कुकिंग ऑयल को ले लेते हैं, फिर उससे एथेनॉल बनाते हैं। ये पीआईबी की पिछली वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो फसाई बहुत कुछ काम कर रहा है। फसाई के विषय में जानना चाहें तो आप याद रखिएगा, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी एक्ट कब पास हुआ था, 2006 में पास हुआ था फूड स्टैंडर्ड एक्ट ये। फिर फसाई की स्थापना 2011 में की थी। रीता तेवतिया इसकी हेड हैं, ये तो आपको पता ही है, करंट अफेयर्स में पढ़ चुके होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।